Assalamu alaikum. I am Dr. Shams, one of the founding members of Yarn Book Series, and today we'll be reviewing the books of pathology for UHS exams. तो UHS का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं UHS की तरफ से, और आप काफ़ी सारी बुक्स यूज़ कर सकते हो जो UHS का प्रॉफ है उसको क्लियर करने के लिए। UHS की तरफ से टॉप ऑफ द लिस्ट जो बुक रिकमेंडेड है दैट इज़ रॉबिन्स एंड कॉट्रॉन्स, और फिल वक्त मार्केट में इसका 10th एडिशन चल रहा है। ठीक है, दिस इज़ द रिकमेंडेड बुक अलॉन्ग विद सम अदर बुक्स फ्रॉम यूएचएस, और दिस इज़ द फर्स्ट बुक। सेकेंडरीली इसी से एक मिलती जुलती किताब है बाय एन इंडियन ऑथर दैट इज़ रामदास नाइक। ठीक है, ये दोनों किताबें चोली दामन का साथ रखती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। इनका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे के। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है, ये दोनों की दोनों ही लॉन्ग बुक्स हैं। रॉबिन्स के ऑलमोस्ट 1370 पेजेस हैं या 77 पेजेस हैं, और रामदास नायक के 870 के करीब पेजेस हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि रॉबिन्स में आपको जो टॉपिक मिलेगा वो ऐसे फॉर्म में होगा। जिस तरह फिजियोलॉजी की गाइडेंस ही हाल में सारे का सारा जो टॉपिक था वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता था, सेंटर में कॉलम और बाकी सारे का सारा टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आपको जो पैथोलॉजी होगी वो टेक्स्ट की फॉर्म में मिलेगी। आपको हेडिंग्स और समराइज्ड फॉर्म में चीज़ें नहीं मिलेंगी रॉबिन्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कोई टेबुलेशन नहीं हुई होगी, कुछ टेबल्स होंगे क्लासिफिकेशन के, लेकिन मेजॉरिटी में चीज़ें टेबुलेटेड नहीं होंगी, कोई निमोनिक नहीं दिया हुआ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में लेके गए हुए हैं, क्योंकि रॉबिन्स बुक है पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन मिलेगी। ठीक है, इवन बाज़ात पैथोजेनेसिस मॉलिक्यूलर लेवल पे भी डिस्कस हुई हुई है रॉबिन्स का जो 10th एडिशन है उसके अंदर। इन कंपैरिजन टू रॉबिन्स, रामदास नायक में जो चीज़ें हैं वो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं जो रामदास नायक के अंदर हैं। हर टॉपिक के शुरू में आपको हेडिंग्स मिलेंगी, जैसे कि डेफिनेशन, इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीज़, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है ग्रॉस के अंदर और माइक्रोस्कोपिक में, माइक्रोस्कोपिक के अंदर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, और फिर जहाँ पे कहीं ज़रूरत पड़ी है तो चीज़ों को टेबुलेट कर दिया गया है, टेबल्स बना दिए गए हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं है या आप दुश्वार समझते हैं कि ऐसे को पढ़ के वहाँ पे हाईलाइट करें, तो एक बनी बनाई खीर आपको रामदास नायक की फॉर्म में मिल जाएगी, जिन्होंने ये कष्ट आपके लिए पहले ही झेल दिया है और हर चीज़ को समराइज्ड कर दिया है। तो दीज आर द फर्स्ट टू बुक्स दैट यू कैन गो to deal with your pathology section of 4th year. Third book, that is none other than Pathoma by Dr. Sitar Hussain, अल्लाह इन पे बेहद रहमत नाजिल करे। दिस इज़ ए वेरी वेरी शॉर्ट बुक, 400 समथिंग पेजेस हैं इस किताब के, लेकिन इस किताब का कमाल ये है कि ये पैथोलॉजी के हर टॉपिक की हर असेंशियल चीज़ को कवर करती है। तो इस बुक का एक अलहदा से डिस्टिंक्शन है, इस बुक का एक इम्तियाज़ी लेवल है इन द फील्ड ऑफ पैथोलॉजी, क्योंकि ये एक किताब अजूबा है अपनी ज़ात के अंदर कि इतने छोटे टेक्स्ट में पूरी की पूरी पैथोलॉजी को कवर करना इज़ ग्रेट। तो अल्लाह बेहद रहमत नाजिल करे डॉक्टर सितार पे जिन्होंने ये किताब लिखी। ये किताब बेसिकली स्टेप 1 के रिव्यू के लिए लिखी गई है। यूएसएमएल स्टेप 1 के एमसीक्यू, स्टेप 1 एमसीक्यू पोर्शन पे कंसिस्ट करता है, तो उसका जो पैथोलॉजी सेक्शन है उसको टैकल करने के लिए ये बुक लिखी गई है। अब इस बुक के दो पोर्शंस हैं, एक है लेक्चर्स और दूसरा है ये बुक इटसेल्फ, उसको हम मेंशन करते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। पैथोमा अपने लेक्चर्स के बगैर शदीद अधूरी है, लेक्चर्स के बगैर ये बुक किसी अहमियत की हामिल नहीं है। ठीक है, पैथोमा का जो पैथोमा का वो पोर्शन जो इसको पैथोमा बनाता है वो इसके लेक्चर्स के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि लेक्चर्स के अंदर सर ने वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। बुक के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड का जो मीनिंग है
वो इन लेक्चर्स के अंदर समझाया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। अगर आपने मॉर्फोलॉजी से बचना है और सिर्फ पैथोलॉजी पे फोकस करना है और पैथोलॉजी को कोरिलेट करना है मेडिसिन के साथ, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी इंटरनल मेडिसिन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर सितार ने इसके अंदर मेडिसिन के अंदाज में पैथोलॉजी को लिखा है। मुझे अंदाज़ा है कि ये फ़िक्रा फोर्थ ईयर के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसका मैं यूँ बता देता हूँ कि मेडिसिन वो सब्जेक्ट है जो आपको डॉक्टर बनाता है। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बताएगा कि एक बीमारी को किस तरीके से आपने टैकल करना होता है। अगर आपकी पैथोलॉजी पैथोमा से है और आपने अच्छे से इसको पढ़ी है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। तो अगर आप पैथोमा चूज़ करते हो, इसके प्लस पॉइंट ये हैं कि ये बहुत शॉर्ट है, नंबर वन। नंबर सेकंड, इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत कमाल लिखी गई है। नंबर थर्ड, इससे आपका इंटरनल मेडिसिन का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपकी बेसिस फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसमें जो प्रॉब्लम रह जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स की रह जाएगी जो यूएचएस मतलब कुछ टॉपिक्स यूएचएस के ऐसे हैं जो पैथोमा टच नहीं करता, तो उन टॉपिक्स की प्रॉब्लम रह जाएगी, प्लस मॉर्फोलॉजीज की प्रॉब्लम रह जाएगी। और इन दो प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आप कोई भी यूक्यू बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो पैथोमा और प्लस अ यूक्यू बुक इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो दिस इज़ पैथोमा। पैथोमा के बाद अगर आप में से कोई चाहे और जो स्टेप वन की तैयारी कर रहा है ख़ास तौर पे, वो अपने पैथोलॉजी का पोर्शन यूएसएमएलई फर्स्ट एड से भी कर सकता है, लेकिन इसके साथ कंपलसरी ये है, इसके साथ और पैथोमा के साथ, कि आप एक यूक्यू की बुक अपने साथ रखें जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, क्योंकि यूएसएमएलई के अंदर पैथोलॉजी के पूछे जाने का अंदाज और है, और यूएचएस जब पैथोलॉजी पूछता है तो वो किसी और अंदाज से पूछता है। तो ये चार किताबें हैं जो मेन स्ट्रीम की बुक्स हैं यूएचएस के एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिग रॉबिन्स, नंबर वन। नंबर सेकंड इज रामदास नायक। नंबर थर्ड you can go with Pathoma, and number fourth you can go with USMLE first aid. Number fifth, but that is an extremely rare, but that's an extremely difficult thing, rare नहीं खैर, but it's an extremely marginal thing। ये बिल्कुल आपको लाइन पे ला के खड़ा कर देगा कि आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है, यू कैन ओनली डू यूक्यूज। सिर्फ और सिर्फ यूक्यूज करके भी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, यू कैन पास विद गुड मार्क्स। ठीक है, आपने सारा साल में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ यूक्यूज पढ़े हैं, आखिरी एक माह के अंदर या आखिरी 2-3 हफ्तों के अंदर यू कैन पास विद गुड मार्क्स इफ अल्लाह विल्स। ठीक है, सो दीज आर द 4 और यू कैन से 5 बुक्स that you can opt for attempting the UHS exam। तो अब हम इन बुक्स के अंदर जाएंगे और इनका टेक्स्ट देखेंगे कि ये बुक्स एक्चुअल में कैसी हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज़ पैथोलॉजी, और ये पैथोलॉजी की आपकी रॉबिन्स हैं, रॉबिन्स का 10th एडिशन। तो इसमें से अब हम कोई टॉपिक पढ़ के देखते हैं। लेट्स गो विद GIT एंड we can opt the Barrett's esophagus। तो इस टॉपिक को हम पढ़ के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी किताब किस अंदाज से लिखी गई है। ये रॉबिन्स है। रॉबिन्स शुरू करती है, Barrett's esophagus is a complication of chronic GERD that is characterized by intestinal metaplasia within esophageal squamous mucosa and is associated with increased risk of cancer। ठीक है, and is associated with an increased risk of cancer। The incidence of Barrett's esophagus is rising, estimated to occur as many as 10% in individuals with symptomatic GERD, up to 2% in general population। Barrett's esophagus is most common in white males, typically presents between the age of 40 to 60 years। ठीक है, उसके बाद द ग्रेटेस्ट क्लिनिकल कंसर्न इज दैट इट कन्फर्म्स एंड an increased risk of esophageal adenocarcinoma
बेसिकली कहना चाह रहा है कि एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग ऑफ बायोप्सीज इन्वॉल्व्ड बाय बेरेट्स इसोफेगस has revealed that the presence of pathogenic driver mutations in cancer gene that are also found in esophageal adenocarcinoma. Potentially, potentially oncogenic mutations are more numerous when biopsies demonstrate dysplasia, a pre-invasive neoplastic change that is associated with a prolonged symptoms, longer segment length, increased patient age, and a Caucasian race. The vast majority of esophageal adenocarcinoma occur in association with Barrett's esophagus. Nevertheless, the most individuals with Barrett's esophagus do not develop esophageal tumors. तो इसमें से जो दो तीन पॉइंट हैं वो एक ये है कि दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड, नंबर वन। नंबर सेकंड कि स्क्वेमस म्यूकोजा ऑफ इसोफेगस के अंदर एक इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है। और नंबर थर्ड, इसमें इंक्रीज्ड कैंसर का रिस्क है एडिनोकार्सिनोमा के। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो इस बीमारी के बारे में मेन है। उसके बाद आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में दैट द बैरेट्स इसोफेगस कैन बी रिकग्नाइज्ड एज ए टंग ऑफ रेड वेलवेटी म्यूकोजा एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। और ये आपको तस्वीर के अंदर दिखा दिया, दिस इज द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। और इस जंक्शन से ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, और इस जंक्शन से ऊपर यू कैन सी रेड वेलवेटी टंग्स। This metaplastic mucosa alternates with a residual smooth squamous mucosa and interferes with a light brown columnar gastric mucosa distally. Barrett's esophagus can be subclassified as long segment, short segment. Patients with short segment disease may not experience GERD symptoms and are at a low risk of developing dysplasia or a carcinoma relative to those of long segments. ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी बता दी। मॉर्फोलॉजी के अंदर रेड वेलवेटी टंग्स बता दी, और फिर बता दिया कि जो बैरेट्स इसोफेगस है उसके अंदर एक कलमनर मेटाप्लेजिया हो जाता है, उसके अंदर एक शॉर्ट सेगमेंट है। सब क्लासीफाई कर सकते हैं शॉर्ट सेगमेंट्स और लॉन्ग सेगमेंट के साथ। शॉर्ट सेगमेंट के जो पेशेंट हैं उनमें गर्ड नहीं होता और लोअर चांसेस होते हैं डिस्प्लेजिया के। ठीक है, ये है रॉबिन्स, ये रॉबिन्स का स्टाइल है। और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये इधर दिए हुए हैं, ये इसके ये मज़ीद दिया हुआ है कि द डायग्नोसिस ऑफ बैरेट्स इसोफेगस रिक्वायर्स एंडोस्कोपिक एविडेंस ऑफ मेटाप्लेजिक कलमनर म्यूकोजा अबव द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। माइक्रोस्कोपी बता दी, और उसमें बता दिया गॉबलेट सेल्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ बैरेट्स इसोफेगस एंड हैव ए डिस्टिंक्ट mucous vacuoles that stain pale blue and impart the shape of a wine goblets to the remaining cytoplasm. फिर डिस्प्लेजिया इज क्लासिफाइड एज लो और हाई ग्रेड, और ये सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, और साथ में ये बता दिया क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स आर the Barrett's esophagus can be identified only through endoscopy and biopsy, which are typically prompted by GERD symptoms. Once diagnosed, the best course of management is a matter of debate. Many support the surveillance by periodic endoscopy with biopsy, but randomized trials have failed to demonstrate that this improves the overall survival. Furthermore, the uncertainties regarding the potential of dysplasia, ये सारा ट्रीटमेंट है। उसके बाद इंटरमिकोजली और इन्वेसिव कार्सिनोमास रिक्वायर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, दिस एंड दैट, और ये आगे तक चलता है। ठीक है, तो जो काम की, क्योंकि ट्रीटमेंट आपके फाइनल ईयर का पार्ट होता है, ट्रीटमेंट आपने अभी नहीं पढ़ना, तो जो आपके काम की चीज़ें हैं वो यही हैं। मॉर्फोलॉजी जो इधर मोटी मोटी दी हुई है, या इधर एक लाइन है कि बैरेट्स इसोफेगस के डायग्नोसिस के लिए आपको मेटाप्लास्टिक कलमनर म्यूकोजा चाहिए। ठीक है, और साथ में आपको गॉबलेट सेल्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ बैरेट्स इसोफेगस। तो ये दो पॉइंट आपके काम के। अब हम चलते हैं रामदास नाइक पे। ये रामदास नाइक है, इसका चैप्टर नंबर 18 है। नाउ लुक, रामदास नाइक क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैरेट्स इसोफेगस। Barrett's esophagus is characterized by intestinal metaplasia within squamous mucosa of esophagus, occurring as a complication of GERD. Same wording as Big Robbins. Incidence occurs in 10% of the patient with symptomatic GERD, same as Big Robbins. Gender and age, मेल में ज़्यादा होता है, same as Big Robbins. 40 to 60 years, same as Big Robbins. ठीक है, और इसने फिर ना, ये इसकी अच्छी बात है कि इसने साथ में ये ब्लू बॉक्सेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़रा नॉमिनेट कर दिया है। मॉर्फोलॉजी ग्रॉस की अलहदा, माइक्रोस्कोपी की अलहदा। अपीयर्स एज वन ऑफ द सेवरल
tongues or patches of red velvety mucosa extending from gastroesophageal junction upward into esophagus, same as big Robbins. माइक्रोस्कोपी में आ जाएगा intestinal metaplasia, dysplasia. Normal squamous lining of lower esophagus is replaced by columnar mucosa containing areas of intestinal metaplasia. Goblet cells with distinct mucous vacuoles are seen in the region of intestinal metaplasia are necessary for diagnosis. Intestinal metaplasia is an important risk factor for development of adenocarcinoma. उसके बाद डिस्प्लेजिया इट में बी सीन इन मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम. ठीक है, अब ये इन्होंने दी हुई है पिक्चर बैरेट्स इसोफेगस की, और ये इन्होंने पॉइंट्स को समराइज कर दिया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम बाय इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स. बैरेट्स इसोफेगस में प्री मैलिग्नेंट कंडीशन इंक्रीज रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा. कॉम्प्लिकेशन बता दी, स्ट्रिक्चर्स हैं, वो हैं बैरेट्स अल्सर हैं, एडिनोकार्सिनोमा, और गॉबलेट सेल्स का बता दिया, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट म्यूकस वेक्यूल्स. तो ये आपके सामने है रामदास नायक कि इसने किस तरीके से चीज़ों को समराइज़ किया हुआ है. अब हम चलते हैं पैथोमा पे, और ये है पैथोमा की शान कि पैथोमा ने सिर्फ इसके लिए 1 2 3 4 लाइनें इम्पॉर्टेंट समझा कि ये बीमारी बस 4 लाइनों में ही हो सकती है. ठीक है, ये पैथोमा की डिस्टिंक्ट फीचर है या पैथोमा की शान है. सो this is metaplasia of lower esophageal mucosa from stratified squamous epithelium to non-ciliated columnar epithelium with goblet cells. वो बातें जो पैथोमा और जो रॉबिन्स और रामदास नायक ने बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल में की थी, वो एक ही लाइन में बात ख़त्म होगी कि लोअर इसोफेजियल म्यूकोजा की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का कलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाना विद गॉबलेट सेल्स, दैट इज बैरेट्स इसोफेगस. दिस इज सीन इन 10% पेशेंट विद कर्ड. और ये होती क्यों है? रिस्पॉन्स ऑफ लोअर इसोफेजियल स्टेम सेल्स टू एसिडिक स्ट्रेस, के स्टमक से बहुत ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से स्टेम सेल्स मेटाप्लेजिया शो कर देते हैं. ठीक है, और ये है इट में प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया एंड एडिनोकार्सिनोमा. तो जो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे बैरेट्स के, वो इसके सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में कवर हो गए. और जब आप इसका लेक्चर सुनेंगे उसके अंदर सर ने डिटेल के अंदर, डॉक्टर सतार ने पिक्चर बना के ये बात बता दी है, इसोफेगस बना के, कि ये क्या बैरेट्स क्या होती है, किधर होती है, क्यों होती है. तो वो सुनने के बाद जब आप इतना सा टेक्स्ट फॉलो करेंगे तो दैट्स मोर देन इनफ. आप लोग पैथोलॉजिस्ट बन रहे हैं, आप लोग फिजिशियंस बन रहे हैं, पैथोलॉजिस्ट नहीं बन रहे. आपने पैथोलॉजी की बुक को रगड़ा नहीं लगाना, आपने जो मेडिसिन की बुक है उसको रगड़ा लगाना है, क्योंकि यू आर बिकमिंग फिजिशियंस. जिसने पैथोलॉजिस्ट बनना है वो FCPS में पैथोलॉजी की किताबों को खूब अच्छे से पढ़ ले, बट यू आर बिकमिंग फिजिशियन, सो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट, मोर देन इनफ. बैरेट्स के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, अब पैथोमा के बारे में एक एलिगेशन आती है, एंड द एलिगेशन इज़ दिस कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजीज की बड़ी किल्लत है, कि पैथोमा के अंदर मॉर्फोलॉजीज को अच्छे से बताया नहीं गया हुआ. ठीक है, तो जस्ट मिनट. हाँ, तो पैथोमा के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि पैथोमा के अंदर मॉर्फोलॉजीज को नहीं एक्सप्लेन किया हुआ. ये मॉर्फोलॉजीज आपकी जो 2 तरीके से कवर हो जाएंगी. नंबर 1, लेक्चर्स के अंदर यू कैन सी कि यहाँ पे ये एक पिक्चर दी हुई है बैरेट्स इसोफेगस की. ठीक है, ये बैरेट्स इसोफेगस है. लेक्चर के अंदर डॉक्टर सितार आपकी मॉर्फोलॉजीज को क्लियर कर देंगे. लेक्चर्स के अंदर वो मॉर्फोलॉजीज बता देते हैं. तो आपने सिंपली करना ये है कि पैथोमा के हर पेज पे ये साइड पे थोड़ी सी जगह दी हुई है, आपने इस जगह को यूटिलाइज करना और यहाँ पे वो मॉर्फोलॉजीज के पॉइंट लिख लेने हैं. ठीक है, यू कैन सी इस पेज पे भी है, इस पेज पे भी है, आगे भी है. तो इन पेजेस पे, इन साइड पे आप अपने नोट्स बना सकते हो और लेक्चर सुनते सुनते आप मॉर्फोलॉजीज को लिख सकते हो. ठीक है, सेकेंडरीली कि आपने इस कष्ट से नहीं गुजरना, तो सिंपली स्पीकिंग ज्ञान बुक के अंदर, ज्ञान बुक सीरीज की जो ज्ञान बुक है 4th ईयर की, उसके अंदर मॉर्फोलॉजीज को हमने बड़े अच्छे अंदाज से टैकल किया है. तो ये ज्ञान बुक आपकी जो इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजीज होंगी वो कवर करा देंगी. ठीक है, अगर आप पैथोमा चूज करते हो
और आपको मॉर्फोलॉजीज की चिंता है तो डोंट वरी, आइदर यू कैन डू लेक्चर्स से आप नोट्स बना लो या फिर आप ज्ञान बुक ले लो। ज्ञान बुक के अंदर मॉर्फोलॉजी को बड़े अच्छे से टैकल कर दिया गया है और उसका डेमो मैं आपको अभी दे देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। दिस इज द एंडोक्राइन सिस्टम और ये एंडोक्राइन में है आपका हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ठीक है, और ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस की है मॉर्फोलॉजी। ये है आपकी ज्ञान बुक सीरीज एंडोक्राइन सिस्टम पैथोलॉजी, पेज नंबर 95 और 95 पे हमने मॉर्फोलॉजी दी हुई है। अब हमने मॉर्फोलॉजी जितनी भी दी है उनका स्टाइल यही है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नंबर 1, ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, जितनी भी मॉर्फोलॉजीज आपको मिलेंगी ज्ञान पे वो इसी अंदाज से मिलेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ग्रेव्स की मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रेव्स। तो ग्रेव्स की मॉर्फोलॉजी में यू कैन सी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो ज्ञान के अंदर जितनी भी मॉर्फोलॉजीज हैं वो इसी पैटर्न पे दी हुई हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, और उनको फिर हमने आप लोगों की आसानी के लिए छोटे छोटे सेंटेंस की फॉर्म में टैबुलेट कर दिया ताकि आप इजीली याद कर सको और पेपर में हेडिंग देके इजीली लिख लो। और हमने एज इट इज़ जो रॉबिन्स की लाइनें हैं उनको उन्हीं को उठाया है ताकि आपके एमसीक्यूज इफेक्ट ना हो। तो हम इसको पढ़ते हैं। थायराइड इज यूजली डिफ्यूजली इनलार्ज्ड इन हाशिमोटो थायराइडाइटिस। तो थायराइड इज यूजली डिफ्यूजली इनलार्ज्ड। ठीक है, उसके बाद द कैप्सूल इज इंटैक्ट एंड द ग्लैंड इज वेल डिमार्केटेड फ्रॉम एडजेसेंट स्ट्रक्चर। कैप्सूल इज इंटैक्ट एंड ग्लैंड इज वेल डिमार्केटेड फ्रॉम एडजेसेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद द कट सेक्शन इज पेल येलो टैन एंड समवट नॉडुलर। द कट सरफेस इज येलो टैन एंड नॉड्यूलर। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, देयर इज एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैरेन्काइमा बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स कंटेनिंग स्मॉल लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर्स। फिर हमने हेडिंग दी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की, आपके लिए ये आसानी कर दी कि हमने ही जो रॉबिन्स की ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैरेन्काइमा बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो आगे कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इधर से कुछ वर्ड छोड़ दिए हैं लिम्फोसाइट्स वाले, वो आगे नीचे जाके कंपाइल हो जाएंगे आगे। The thyroid follicles are atrophic lined by and are lined in many areas by epithelial cells with abundant eosinophilic granular cytoplasm termed Hurthl cells, which represents a metaplastic response of a normally low cuboidal follicular epithelium to chronic injury. ठीक है, in final aspiration biopsy samples the presence of Hurthl cells is conjunction with heterogeneous population of lymphocytes is characteristic of Hashimoto thyroiditis। तो Hurthl cells का होना Hashimoto thyroiditis के लिए characteristic है। Hashimoto thyroiditis interstitial connective tissue is increased and may be abundant, unlike Riedl's thyroiditis the fibrosis does not extend beyond the capsule। इसको हमने लिख दिया है that well developed germinal centers, इस तरह ये लिखा हुआ है वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर्स। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेशन के बाद वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर्स। उसके बाद इसने लिखा, रॉबिन्स लिखता है द थायराइड फॉलिकल्स आर एट्रोफिक एंड लाइंड बाय मेनी एरियाज ऑफ एपिथेलियल सेल्स विद अबंडेंट इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म दिस एंड दैट। तो थायराइड फॉलिकल्स आर एट्रोफिक। और फिर हर्थल सेल्स आर प्रेजेंट, और इसी के आगे लिख दिया कि हर्थल सेल्स होते क्या हैं, लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं विद जर्मिनल सेंटर्स। ठीक है, और इसको बोल्ड कर दिया है दैट दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस मॉर्फोलॉजी। तो ज्ञान के अंदर आपको बड़े अच्छे अंदाज से मॉर्फोलॉजीज टैबुलेटेड फॉर्म में मिल जाएंगी और इनकी हमने कांट छांट करके एक इजी वे में आपके लिए प्रेजेंट भी कर दिया है। तो अगर आप पैथोमा चूज़ करते हो और आपको मॉर्फोलॉजीज की टेंशन है तो यू कैन गो फॉर ज्ञान, इससे आपकी मॉर्फोलॉजीज इजीली कवर हो जाएंगी। सो दीज आर द 4 बुक्स। Number 1 is Robin, number 2 is Ramdas Naik, number 3 is Fundamentals of Pathology by Sitar Hussain, and number 4 is First Aid। आप इनमें से किसी भी बुक
के साथ अपने यूएचएस का एग्ज़ाम इजीली पास कर सकते हो। अगर आपको कोई मसला हो, वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्ञान बुक सीरीज़ के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।